हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आज का ये मॉक टेस्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला स्टेटमेंट है इट इज मैंडेटरी फॉर द एएमसी टू डिस्क्लोज द वैल्यूएशन पॉलिसी। तो मैंडेटरी है वैल्यूएशन पॉलिसी को डिस्क्लोज करना। दूसरा ऑप्शन है द एएमसी इज नॉट अकाउंटेबल फॉर पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग इनकरेक्ट वैल्यूएशन। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है और ऑप्शन ए जो है वो ट्रू है। तो इसमें से ओनली ए इज ट्रू, राइट आंसर होगा। एएमसी को अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी और प्रोसीजर डिस्क्लोज करने होते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में और एएमसी की वेबसाइट पर। इसका पर्पस होता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, ताकि इन्वेस्टर को पता हो कि वैल्यूएशन कैसे की जा रही है। चाहे डिस्क्लोजर किया हो या नहीं, वैल्यूएशन की ट्रू और फेयर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और करेक्ट एनएवी कैलकुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एएमसी की होती है। Which of these expenses can be charged to a mutual fund scheme by the AMC? AMC कौन सा खर्चा इन्वेस्टर के फंड से ले सकता है? पहला ऑप्शन रेंट फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द म्यूचुअल फंड, ये तो नहीं ले सकता। दूसरा ऑप्शन है सैलरीज ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट टीम, सैलरी भी नहीं ले सकता वो। तीसरा ऑप्शन है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द एएमसी, ये भी नहीं ले सकता। चौथा ऑप्शन है फीस ऑफ कस्टोडियन एंड फंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो राइट आंसर है फीस ऑफ कस्टोडियंस एंड फंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एएमसी कुछ एक्सपेंस म्यूचुअल फंड स्कीम पर चार्ज कर सकती है, लेकिन सिर्फ वही जो डायरेक्टली फंड के मैनेजमेंट और ऑपरेशन से रिलेटेड हो। जो अलाउड एक्सपेंसेस है कस्टोडियन फीस है, क्योंकि एसेट को सेफ रखने के लिए लिया जाता है। फंड एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है जो ऑपरेशन और कंप्लायंस मैनेज करने के लिए लिया जाता है। जो नॉट अलाउड एक्सपेंसेस है मतलब एएमसी खुद बियर करेगी, वो है रजिस्टर्ड ऑफिस का रेंट, फंड मैनेजमेंट टीम की सैलरी, एएमसी के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। If an investor has to change his default account, he has to do it with। अगर इन्वेस्टर अपना डिफॉल्ट बैंक अकाउंट चेंज करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? पहला ऑप्शन है द केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, दूसरा ऑप्शन है एमफी, तीसरा ऑप्शन है आइदर केआरए और एमपी, चौथा ऑप्शन है द म्यूचुअल फंड एएमसी डायरेक्टली। तो इसका राइट आंसर है द म्यूचुअल फंड एएमसी डायरेक्टली। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ये फैसिलिटी देते हैं कि वो मल्टीपल बैंक अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि रिडम्पशन, डिविडेंड और दूसरे पे आउट्स इजिली रिसीव हो सके। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर मैक्सिमम 5 अकाउंट्स रजिस्टर कर सकता है। इनमें से एक अकाउंट को डिफॉल्ट अकाउंट डिजिग्नेट किया जाता है। जब तक इन्वेस्टर अलग से स्पेसिफाई ना करे, सारे पेमेंट इसी डिफॉल्ट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। इन्वेस्टर कभी भी डिफॉल्ट बैंक अकाउंट चेंज कर सकता है, इसके लिए एएमसी को इंस्ट्रक्शन देना होता है। Which tax is payable on the reduction of units of equity oriented fund? जब आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स रिडीम करते हो तब कौन सा टैक्स लगता है? पहला ऑप्शन है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दूसरा ऑप्शन है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तीसरा ऑप्शन है वेल्थ टैक्स, चौथा ऑप्शन है अल्टरनेट डिविडेंड टैक्स। तो जब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। आपको ये याद रखना है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड पे लगता है, ना कि डेट म्यूचुअल फंड पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी कि एसटीटी। इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिडक्शन स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन जैसा ट्रीट होता है, इसलिए एसटीटी चार्ज होता है। एसटीटी ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है, इन्वेस्टर को अलग से पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड फंड पर लगता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ देता ट्रू और फॉल्स में कि क्या डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी लगता है, तो वहां पे राइट आंसर हो जाएगा नो, डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी नहीं लगता, एसटीटी सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगता है। What is the goal-based approach to financial planning focused on? Goal-based financial planning का main focus क्या होता है? पहला ऑप्शन है to generate a limited amount of money, दूसरा ऑप्शन an investment plan which is focused on a specific goal, तीसरा ऑप्शन है an investment plan with a specific risk profile, चौथा ऑप्शन है a specific option of investment। तो इसका राइट आंसर है an investment plan which is focused on a specific
गोल गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में ये अप्रोच किसी स्पेसिफिक गोल के लिए प्लानिंग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट, हर गोल के लिए सेपरेट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जाता है। कंप्रहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो गया? इस अप्रोच में एक पर्सन के सारे फाइनेंशियल गोल को एक साथ कंसिडर किया जाता है, जैसे रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, हाउस, इमरजेंसी फंड, सबको एक साथ मिला करके उसी में ट्रीट किया जाता है। फिर उन सब के हिसाब से ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग ए मॉडल पोर्टफोलियो इज, मॉडल पोर्टफोलियो बनाने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पहला ऑप्शन है डिसाइडिंग द साइज ऑफ पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम, तीसरा ऑप्शन है सेटिंग ऑफ गोल्स, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है सेटिंग ऑफ गोल्स। स्टेप फॉर डेवलपिंग ए मॉडल पोर्टफोलियो, चार स्टेप होता है। पहला स्टेप है इन्वेस्टर के गोल समझना, जैसे कि सबसे पहले इन्वेस्टर की नीड्स और फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई करना जरूरी है, जैसे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रिटायरमेंट, एजुकेशन। फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझना, अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी, मैच्योरिटी समझना। जो तीसरा इंपॉर्टेंट है एसेट एलोकेशन डिसाइड करना, इन्वेस्टर के गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डिफरेंट एसेट का राइट मिक्स डिसाइड करना, इसको ही टेक्निकल लैंग्वेज में एसेट एलोकेशन कहते हैं। चौथा है सुटेबल म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना, फर्स्ट स्टेप में हर एसेट कैटेगरी के अंडर बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेटिंग ऑफ गोल्स। Which type of funds investment objective could be to achieve growth by investing in equity and equity related instruments balanced with income generation by investing in debt and money market instrument। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा फंड ऐसा होता है जो इक्विटी से ग्रोथ देता है और डेट से इनकम देता है। तो पहला ऑप्शन है आर्बिट्राज फंड, दूसरा ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, तीसरा ऑप्शन है इक्विटी फंड और चौथा ऑप्शन है बैलेंस्ड फंड। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड इन्वेस्टर को एक ही पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट दोनों का एक्सपोजर देता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है इक्विटी से ग्रोथ यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है डेट से इनकम और स्टेबिलिटी, मतलब रेगुलर इनकम और लो वॉलेटिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस्ड फंड। When a mutual fund scheme makes profit or losses, those profits and losses belong to, अगर म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो किसका होता है? पहला ऑप्शन है द एएमसी, दूसरा ऑप्शन द ट्रस्टी, तीसरा ऑप्शन द फंड मैनेजर, चौथा ऑप्शन द इन्वेस्टर। तो म्यूचुअल फंड में अगर प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो पैसा तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का ही होता है, तो प्रॉफिट भी होगा तो इन्वेस्टर का ही होगा, लॉस भी होगा तो इन्वेस्टर का ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द इन्वेस्टर। The investor enjoy the profit as well as bear the losses of his investment in mutual fund। जैसे कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, अगर वैल्यू बढ़कर 1,20,000 हो गया तो जो 20,000 प्रॉफिट हुआ किसका हुआ? इन्वेस्टर का हुआ। और अगर वैल्यू 1 लाख से 90,000 आ गया तो जो 10,000 लॉस हुआ वो भी किसका हुआ? इन्वेस्टर का हुआ। तो म्यूचुअल फंड में पैसा भी इन्वेस्टर का होता है और प्रॉफिट लॉस भी इन्वेस्टर का होता है। डैश इज आर इंक्लूडेड इन द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। किम में क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ द फंड मैनेजर ट्रस्टी, दूसरा ऑप्शन है परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम्स, तीसरा ऑप्शन है एसेट एलोकेशन प्लान, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनों होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। किम, सिड और साइन का शॉर्ट समरी होता है। किम में क्या क्या होता है? एएमसी के बारे में होता है, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी, फंड मैनेजर और स्कीम का नाम होता है। इशू डेट होता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, रीओपनिंग फॉर सेल एंड रीपर्चेस। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, एसेट एलोकेशन पैटर्न होता है, रिस्क प्रोफाइल होता है, प्लान्स और ऑप्शन होता है, बेंचमार्क इंडेक्स, डिविडेंड पॉलिसी, परफॉर्मेंस, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, एक्सपेंस ऑफ द स्कीम होता है, इन्वेस्टर ग्रीवेंस डिटेल्स होता है। ये सारे चीज किम में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। As per SEBI guidelines, TAS is are vested with the responsibility of developing indices as benchmark for debt mutual fund scheme। SEBI के अकॉर्डिंग डेट म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क इंडेक्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पहला ऑप्शन है एमफी, दूसरा ऑप्शन है रिसर्च एंड रेटिंग एजेंसी, तीसरा ऑप्शन है द म्यूचुअल फंड थीम सेल, चौथा ऑप्शन है द रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एएमसी। तो इसका राइट आंसर है रिसर्च एंड रेटिंग एजेंसी।
सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डेट फंड्स और बैलेंस्ड स्कीम के लिए बेंचमार्क रिसर्च और रेटिंग एजेंसी बनाती है, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एम्फी रिकमेंड करता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिकमेंड कौन करता है, तो रिकमेंड एम्फी करता है, और इसका राइट आंसर है रिसर्च एंड रेटिंग एजेंसी। डैश इज यूज टू मेजर फंड रिस्क रिलेटिव टू मार्केट इंडेक्स। कौन सा मेजर्स बताता है कि फंड का रिस्क मार्केट इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना है? पहला ऑप्शन है ट्रैकिंग एरर, दूसरा ऑप्शन है बीटा कोएफिशिएंट, तीसरा ऑप्शन है ट्रायनर रेशियो, चौथा ऑप्शन है शार्प रेशियो। तो इसका राइट आंसर है बीटा, बीटा कोएफिशिएंट। बीटा एक रिस्क मेजर है जो बताता है कि कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना मूव करता है। जैसे एग्जांपल, बीटा अगर 1 है तो फंड बेंचमार्क के साथ सेम मूव करेगा। एग्जांपल, निफ्टी 50 अगर 1% ऊपर गया है तो फंड भी 1% ऊपर जाएगा। बीटा क्योंकि 1 है, और अगर निफ्टी 50 1% नीचे गया है तो फंड भी 1% नीचे जाएगा। दूसरा ये है कि बीटा अगर 1 से ज्यादा है, जैसे कि बीटा 1.5 है, 1.5, तो निफ्टी अगर 1% ऊपर गया तो फंड कितना ऊपर जाएगा? 1.5% ऊपर जाएगा। और निफ्टी अगर 1% नीचे गया मतलब निगेटिव है तो फंड 1.5% नीचे जाएगा। बीटा अगर 1 से कम है मतलब लो है तो यहाँ रिस्क कम होता है। जैसे कि फंड मैनेजर फंड बेंचमार्क से कम मूव करेगा। बीटा अगर 0.5 है यहाँ पे, और निफ्टी अगर 1% मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो फंड 0.5 मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो इसका राइट आंसर है बीटा कोफिशिएंट। The indices based on government securities will be an appropriate benchmark for which type of funds? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे बेस्ड इंडेक्स किस फंड के लिए बेस्ट बेंचमार्क होगा? पहला ऑप्शन है क्रेडिट रिस्क फंड, दूसरा ऑप्शन है गिल्ट फंड, तीसरा ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, चौथा ऑप्शन है लिक्विड फंड। तो हम लोग पढ़ चुके हैं जो गिल्ट फंड होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, वो गवर्नमेंट फंड होता है। तो इसका राइट आंसर है गिल्ट फंड, क्योंकि फंड सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इसका बेंचमार्क भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेस्ड इंडेक्स ही होगा। तो गिल्ट फंड मतलब 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसका राइट आंसर है गिल्ट फंड। इन केस द यूनिट्स आर प्लेज द यूनिट होल्डर डैश। अगर यूनिट प्लेज यानी कि गिरवी है तो इन्वेस्टर क्या कर सकता है? पहला ऑप्शन है कैन सेल द यूनिट्स आफ्टर द लॉक इन पीरियड। तो जब भी यूनिट्स अगर गिरवी होता है तो अपन लोग पढ़ चुके हैं कि यूनिट्स को सेल नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, कैन नॉट सेल द यूनिट, इसका राइट आंसर है। आपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स बैंक को प्लेज करके लोन लिया, जब तक लोन क्लियर नहीं होता यूनिट सेल नहीं कर सकते हैं, स्विच भी नहीं कर सकते हैं। ओनली आफ्टर बैंक एनओसी देगा, जब आप लोन को पूरा कर देते तो बैंक एनओसी देगा, तभी फ्री होगा आपका यूनिट, तब उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। जब तक आपका यूनिट प्लेज है तब तक आप सेल नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है कैन नॉट सेल द यूनिट्स। फॉर विच म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस मैंडेटेड बाय सेबी। सेबी के हिसाब से किन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्यू डिलिजेंस मैंडेटरी है? पहला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु सर्विसेज मोर देन 25 इन्वेस्टर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मोर देन 25 इन्वेस्टर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ड्यू डिलिजेंस में 4 क्राइटेरिया होता है। आगे फिर इसको डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु रिसीव कमीशन ऑफ रुपीज 50 lakhs फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड। तो हाँ, ये राइट आंसर है, 50 लाख सिंगल म्यूचुअल फंड से होना चाहिए और 1 करोड़ पूरे इंडस्ट्री लेवल पर होना चाहिए। तो 2 नंबर राइट आंसर है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु ब्रिंग्स इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन्वेस्टर ऑफ ओवर रुपीज 1 करोड़ फॉर ए सिंगल म्यूचुअल फंड। तो 1 करोड़ नहीं होगा, यहाँ पे 50 lakhs फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड होगा। ऑल ऑफ द अबव रॉन्ग है, 3 नंबर भी रॉन्ग है, 1 भी रॉन्ग है, 2 इसका राइट आंसर है। सेबी चाहता है कि लार्ज या फिर इन्फ्लुएंशियल डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाए, इसलिए एमसी को बोला गया है इन डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्यू डिलिजेंस करो। कौन से डिस्ट्रीब्यूटर? जो बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं उन पे ड्यू डिलिजेंस लगता है। जैसे कि बहुत ज्यादा कमीशन अर्न कर रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर, हाई एएम है जिनका, मल्टीपल लोकेशन पर काम करते हैं। तो जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस का जो क्राइटेरिया है वो 4 क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है वो? मोर देन 20 लोकेशन, 20 लोकेशन पे अगर उनका ज्यादा बिजनेस है 20 लोकेशन से, तो ड्यू डिलिजेंस के पार्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन में अगर 20 लोकेशन रहे तो आप उसको टिक कीजिए, वो राइट आंसर हो जाएगा।
AUM raised over rupees 100 crore across industry in the non-institutional category, but including high net worth individual. High net worth individual जो इंडिविजुअल है उनका AUM 100 करोड़ होना चाहिए, तो फिर वो ड्यू डिलिजेंस में आ जाएंगे। कमीशन रिसीव्ड ऑफ रुपीज 1 करोड़ अक्रॉस इंडस्ट्री, मतलब सारे एएमसी में मिलाकर के उनका जो फाइनेंशियल ईयर उसमें 1 करोड़ कमीशन होना चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर सिंगल एएमसी म्यूचुअल फंड से 50 लाख का कमीशन आना चाहिए, तो फिर वो ड्यू डिलिजेंस के क्राइटेरिया में आ जाएंगे। तो यही 4 चीज आपको याद रखना है ड्यू डिलिजेंस से, कि मोर देन 20 लोकेशन, 100 करोड़ इंडिविजुअल एएम, कमीशन रिसीव 1 करोड़ अक्रॉस इंडस्ट्री, या फिर कमीशन रिसीव 50 लाख फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। इंडिविजुअल कैन रजिस्टर अप टू 5 बैंक अकाउंट्स विथ म्यूचुअल फंड, तो इंडिविजुअल 5 बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, तो ये तो राइट है। दूसरा ऑप्शन है नन इंडिविजुअल कैन रजिस्टर अप टू 10 बैंक अकाउंट्स विथ म्यूचुअल फंड, तो इंस्टीट्यूशनल कंपनी ये सब 10 बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, तो ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में से, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। Which among the following bias can lead to concentrated portfolio? कौन सा बायस इन्वेस्टर को मजबूर करता है कि वो लिमिटेड और फैमिलियर इन्वेस्टमेंट में ही पैसा लगाए, जिससे पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड हो जाए। तो पहला ऑप्शन है फैमिलियरिटी बायस, दूसरा ऑप्शन है हर्ड मेंटेलिटी, तीसरा ऑप्शन है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, चौथा ऑप्शन है रिसेंसी बायस। तो इसका राइट आंसर है फैमिलियरिटी बायस। फैमिलियरिटी बायस का क्या मतलब होता है, इंसान जो चीज जानता है, फेमिलर है, उसी में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टर सिर्फ नोन चीजों में इन्वेस्ट करता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज इग्नोर करता है, क्योंकि उसको न्यू अपॉर्चुनिटीज के बारे में ना जानना है ना वो जानता है। जो चीज जानता है उसी में वो इन्वेस्ट करता है, जिससे उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं हो पाता है और कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, लिमिटेड रहता है, जिससे रिस्क का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस तरह के बायस को क्या बोलते हैं, फेमिलियरिटी बायस। हर्ड मेंटेलिटी क्या बोलते हैं, जब लोग खुद का एनालाइज नहीं करते, रिसर्च नहीं करते और लोगों को फॉलो करते। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब अपने ऊपर ज्यादा ही ओवर ट्रस्ट हो जाना। और रिसेंसी बायस मतलब रिसेंट इवेंट, अगर रिसेंट इवेंट पॉजिटिव है तो उनको लगता है कि सिर्फ पॉजिटिविटी ही होने वाला है, ऊपर ही मार्केट जाएगा। और अगर रिसेंट बायस नेगेटिव है, जैसे कि अभी 1.5 साल से वॉर चल रहा है, वॉर में है, तो अभी मार्केट गिर रहा है 1.5 साल से, तो अब इन्वेस्टर को लग रहा है कि मार्केट हमेशा गिरेगा ही, तो ये रिसेंसी बायस में आ जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा किस टाइप के बायस का क्या आंसर होता है। Which of these funds are suitable for investors who have a long-term investment horizon and are looking for growth? कौन सा फंड टाइप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट है। पहला ऑप्शन है इनकम फंड, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, तीसरा ऑप्शन है इक्विटी फंड, चौथा ऑप्शन है लिक्विडिटी फंड। तो इक्विटी फंड जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है डेट फंड, मतलब सेफ्टी हो यहाँ पे, रेगुलर इनकम हो, उससे रिलेटेड है। बट इक्विटी फंड जो हो गया वो कैपिटल आपका ग्रोथ के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक्विटी फंड। तो आपको ऐसे याद रखना, इक्विटी फंड मतलब ग्रोथ वेल्थ क्रिएशन। डेट फंड में जैसे इनकम, लिक्विड, लॉन्ग ड्यूरेशन, उसमें सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए होता है। With respect to the procedure for getting impaneled as a mutual fund distributor with AMC, the applicant needs to sign a declaration for। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ रजिस्टर होता है तो उसे किस चीज का डिक्लेरेशन साइन करना होता है। पहला ऑप्शन गारंटी ऑफ एडिंग ए मिनिमम ऑफ 5 इन्वेस्टर एवरी मंथ। तो ऐसा कुछ है नहीं गारंटी बोल के कि आपको 5 इन्वेस्टर एवरी मंथ ऐड ही करना है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। डिक्लेयरिंग द रिबेट गिवन बैक टू द इन्वेस्टर, ये भी ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि रिबेट करिए कुछ भी नहीं होता म्यूचुअल फंड में। इंश्योरिंग दैट ऑल एम्प्लॉइज हु आर सेलिंग म्यूचुअल फंड विल हैव मोर देन 1 ARN कोड, ऐसा भी कुछ नहीं कि 1 ARN कोड से ज्यादा होना चाहिए। कमिटमेंट टू अवॉइड स्टैच्यूटरी कोड गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कमिटमेंट तो होगा स्टैच्यूटरी नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन फॉलो करने का। ठीक है, तो ऑप्शन से ही आपको समझ में आ जाए कि इसका राइट आंसर 4 नंबर वाला है। जब कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ इंपैनल होता है तो उसे एक डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है। ये डिक्लेरेशन क्या होता है, इसमें मेन सेबी और एएमसी के रूल्स फॉलो होते हैं, जैसे कि स्टैच्यूटरी कोड्स, गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स। ये जो होता है डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है, उसमें यही लिखा रहता है कि मैं स्टैच्यूटरी कोड्स, गाइडलाइंस, सर्कुलर सबको फॉलो करूंगा, तो उसको वो साइन करना पड़ता है इंपैनल के पहले।
What is the investment objective of a mutual fund which seeks to grow in value over a period of time? कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है जब फंड का एम टाइम के साथ वैल्यू बढ़ाना? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका आंसर है कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब कैपिटल बढ़ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल एप्रिसिएशन। कुछ म्यूचुअल फंड का गोल होता है टाइम के साथ पैसा ग्रो यानी इंक्रीज करना, इसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब आज 1 लाख इन्वेस्ट किए तो फ्यूचर में ये 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए। ये मोस्टली किसमें होता है? इक्विटी फंड्स में। इसीलिए इक्विटी फंड जब लॉन्ग टर्म में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो इक्विटी फंड लेते हैं ताकि पैसा ग्रो हो सके। What is the total expense ratio for an index fund or an ETF? इंडेक्स फंड या ईटीएफ का मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना हो सकता है? पहला ऑप्शन है टोटल एक्सपेंस रेशियो shall not exceed 1% ऑफ द डेली नेट एसेट्स। दूसरा ऑप्शन है टोटल एक्सपेंस रेशियो shall not exceed 2% ऑफ द डेली नेट एसेट्स। तीसरा ऑप्शन है टोटल एक्सपेंस रेशियो shall not exceed 1.5% ऑफ द डेली नेट एसेट्स। चौथा ऑप्शन है टोटल एक्सपेंस रेशियो shall not exceed 0.50% ऑफ द डेली नेट एसेट्स। तो इंडेक्स फंड में जो टोटल एक्सपेंस रेशियो वो 1% से ज्यादा नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर है 1 नंबर, 1% ऑफ द डेली नेट एसेट्स। याद रखना होगा आपको कि जो भी इंडेक्स फंड होता है, एटीएफ होता है, उसका मैक्सिमम जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है 1% होता है, और जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है वो ज्यादा हो सकता है 1% से। In which document is a commentary on the current state of economy and market is also generally provided? कौन से डॉक्यूमेंट में करंट इकोनॉमी और मार्केट कंडीशन पर कमेंट्री दी जाती है? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, तीसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर, फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट एक पीरियोडिक डॉक्यूमेंट होता है जो एएमसी पब्लिश करती है। इसमें इन्वेस्टर को मिलता है स्कीम परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो डिटेल, सेक्टर एलोकेशन, रिस्क रेशियो, एयूएम, मार्केट और इकोनॉमी कमेंट्री। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। आइडेंटिफाई द ड्यूटी ऑफ ए स्पॉन्सर ऑफ ए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में स्पॉन्सर की ड्यूटी क्या होती है? पहला ऑप्शन है गार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स, दूसरा ऑप्शन है कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तीसरा ऑप्शन है लुक्स आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड, चौथा ऑप्शन है रेगुलरली रिपोर्ट टू सेबी ऑन द वर्किंग ऑफ द फंड। तो इसका राइट आंसर है कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड स्टैब्लिश करता है, सेबी से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है और एएमसी की कैपिटल में इन्वेस्ट करता है। तो आपको याद रखना है कि एएमसी को स्टार्ट करने के लिए पैसा स्पॉन्सर देता है। डैश इज नॉट ए फेयर शेयरिंग प्रैक्टिस बाय म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कौन सा बिहेवियर फेयर शेयरिंग प्रैक्टिस नहीं है? पहला ऑप्शन है इन्फॉर्मिंग द इन्वेस्टर ऑफ द वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है केयरफुली अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट फाइनेंशियल नीड्स, तीसरा ऑप्शन है इनकरेजिंग द चर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, चौथा ऑप्शन है गिविंग पर्सनलाइज्ड आफ्टर सेल्स सर्विस। तो इसका राइट आंसर है इनकरेजिंग द चर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। चर्निंग का मतलब हो गया इन्वेस्टर को बार बार फंड बाय करवाना, फंड सेल करवाना, स्विच करवाना, सिर्फ कमीशन अर्न करने के लिए। तो ये फेयर सेलिंग प्रैक्टिस नहीं है। तो इसका राइट आंसर है इनकरेजिंग द चर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। द लॉस बुक्ड फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ 18 मंथ्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट 18 मंथ्स के बाद बेची गई और उसमें लॉस हुआ तो उस लॉस को किस गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, उसको कहां पर एडजस्ट कर सकते हैं? तो लॉन्ग टर्म का बात हो रहा है तो लॉन्ग टर्म का जो भी लॉस होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली। आपको याद रखना होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में एडजस्ट कर सकते हैं, बट जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो उसको सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही एडजस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हैव टू बी मेड ओनली थ्रू ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज फॉर इन्वेस्टमेंट बाय। कौन से टाइप की इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट सिर्फ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के थ्रू करते हैं? पहला ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन है हिंदू एंड डिविडेंड फैमिली, तीसरा ऑप्शन है नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस, चौथा ऑप्शन है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो जितने भी इंडिविजुअल है वो आंसर नहीं होगा, इसका आंसर है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब कंपनी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन कौन हो सकते हैं? कंपनीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ट्रस्ट,
पेंशन फंड। ये ऑर्गेनाइजेशन खुद साइन नहीं कर सकते, इसलिए बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू ऑथराइज सिग्नेचर अपॉइंट किया जाता है। वही पर्सन एप्लीकेशन साइन करता है, इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन करता है, डॉक्यूमेंट अप्रूव करता है। The form for registering a change in the default bank account has to be signed। अगर म्यूचुअल फंड फोलियो में डिफॉल्ट बैंक अकाउंट चेंज करना हो तो चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म किस तरह साइन किया जाएगा? पहला ऑप्शन है बाय द फर्स्ट होल्डर ओनली, दूसरा ऑप्शन है बाय द ऑल होल्डर्स ऑफ द फोलियो, तीसरा ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ होल्डिंग ऑफ द फोलियो, चौथा ऑप्शन है बाय ऑल द होल्डर्स ऑफ द बैंक अकाउंट। तो इसका राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ होल्डिंग ऑफ द फोलियो। म्यूचुअल फंड फोलियो में मोड ऑफ होल्डिंग तीन टाइप्स के होते हैं, पहला सिंगल होल्डिंग, दूसरा जॉइंट होल्डिंग, तीसरा माइनर होल्डिंग। इसलिए रूल फिक्स नहीं है फर्स्ट होल्डर साइन करेगा या सब होल्डर साइन करेगा, इसलिए साइन डिपेंड किस पे करता है? मोड ऑफ होल्डिंग पे। तो इसका राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ होल्डिंग ऑफ द फोलियो। To measure the fund manager performance, the difference between the scheme's actual return and its optimal return is calculated and this is known as फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए स्कीम का एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है अल्फा, दूसरा ऑप्शन है बीटा, तीसरा ऑप्शन है शार्प, चौथा ऑप्शन है ट्राइनो। तो इसका राइट आंसर है अल्फा। अल्फा फंड मैनेजर की रियल परफॉर्मेंस को मेजर करता है। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे अल्फा निकालते हैं? अल्फा इक्वल टू एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड बेंचमार्क रिटर्न। एग्जांपल, अगर बेंचमार्क रिटर्न 10% है और फंड रिटर्न 13% है तो अल्फा फंड रिटर्न माइनस बेंचमार्क रिटर्न, तो 3% अल्फा हो गया। मतलब 3% फंड मैनेजर अगर पॉजिटिव अल्फा है तो अच्छा परफॉर्म किया है। पॉजिटिव अल्फा का मतलब हो गया फंड मैनेजर ने मार्केट को बीट किया है, जीरो अल्फा का मतलब हो गया मार्केट की इक्वल परफॉर्मेंस, और निगेटिव अल्फा का मतलब हो गया मार्केट से गंदा परफॉर्मेंस। तो इसका राइट आंसर है अल्फा। विच ऑफ दिस इज एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड का कौन सा फीचर इन्वेस्टर के लिए एडवांटेज है? ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना कि कौन सा म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है। पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है चॉइस ओवरलोड, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल ओवर कॉस्ट, चौथा ऑप्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसका राइट आंसर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यहाँ पे कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज मतलब डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज मिलता है आपको, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, लिक्विडिटी और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ये म्यूचुअल फंड के एडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो लैक ऑफ कस्टमाइजेशन, चॉइस ओवरलोड, नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट, ये म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेज होगी। तो एग्जाम में एडवांटेज से भी पूछा जाता है और डिसएडवांटेज से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग याद कर ले कि क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज है। Identify the true statement. Rolling return are the average annualized return calculated for alternate holding period. Rolling return वो average annual return होते हैं जो डिफरेंट होल्डिंग पीरियड पर कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये ऑप्शन तो राइट है। दूसरा ऑप्शन है होल्डिंग पीरियड रिटर्न डू नॉट प्रोवाइड एन एक्यूरेट पिक्चर रिटर्न ऑफ फंड इफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज टू हाई और लो। होल्डिंग पीरियड रिटर्न फंड के रिटर्न के एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता अगर स्टार्टिंग वैल्यू बहुत ज्यादा हाई या बहुत लो है। तो ये भी राइट, यानी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। रोलिंग रिटर्न क्या होता है? डिफरेंट टाइम पीरियड पर एवरेज एनालाइज रिटर्न कैलकुलेट करना। अगर 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2015 से 2020, 2016 से 2021, 2017 से 2022 ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे। हर पीरियड का रिटर्न कैलकुलेट करके एवरेज निकाला जाता है। इससे फंड की रियल परफॉर्मेंस पता चलता है। तो आपको रोलिंग रिटर्न में ये याद रखना कि इससे फंड की रियल परफॉर्मेंस पता चलता है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है? रिटर्न बिटवीन टू फिक्स्ड डेट, जैसे 2018 से 2023 के बीच के रिटर्न। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? अगर स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट अनयूजुअल हो, मतलब मार्केट क्रैश या पीक का टाइम हो, तो रिटर्न मिसलीडिंग हो सकता है। इसलिए होल्डिंग पीरियड रिटर्न कभी कभी एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता और रोलिंग रिटर्न एक्यूरेट पिक्चर देता है। What is the investment range for the mutual fund house to invest in debt instrument for a balanced hybrid fund? बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में डेट इंस्ट्रूमेंट में म्यूचुअल फंड कितना परसेंट इन्वेस्ट कर सकता है? पहला ऑप्शन है 20% एंड 40%, दूसरा ऑप्शन है 40% एंड 60%, तीसरा ऑप्शन है 10% एंड 30%, चौथा ऑप्शन है 20% एंड 50%। तो इसका राइट आंसर है 40% एंड 60%। अगर किसी बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड का टोटल एसेट 100 करोड़ है
तो इक्विटी में कितना इन्वेस्ट होगा, 40 करोड़ से 60 करोड़, और डेट में 40 करोड़ से 60 करोड़। अगर इक्विटी में 40 करोड़ हो रहा है तो डेट में 60 करोड़ होगा, और अगर इक्विटी में 60 करोड़ हो रहा है तो डेट में 40 करोड़ होगा। फंड मैनेजर मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एलोकेशन एडजस्ट कर सकता है, लेकिन रेंज के अंदर ही। और रेंज क्या है, 40% से 60% बैलेंस्ड फंड में। Identify the transaction on which security transaction tax STT is applicable. Security transaction tax STT किस ट्रांजेक्शन पर लगता है? पहला ऑप्शन है परचेज ट्रांजेक्शन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड, दूसरा ऑप्शन है परचेज ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, तीसरा ऑप्शन रिडम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड, और चौथा ऑप्शन है रिडम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इसका राइट आंसर है रिडम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। एसटीटी सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के रिडम्पशन या सेल पर लगता है। जब इन्वेस्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचता है तब एसटीटी लगता है। तो एसटीटी हमेशा इक्विटी म्यूचुअल फंड पे लगता है, वो भी सेल पे लगता है। ठीक है, और डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी नहीं लगता। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या डेट म्यूचुअल फंड पे एसटीटी लगता है सेल करने पे या बाय करने पे? तो डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी नहीं लगता, और एसटीटी जो चार्जेस है 0.001% है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि एसटीटी कब लगता है। तो रिडम्पशन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड को बेचने पर लगता है। गोल्ड प्राइसेस आर यूज्ड एज बेंचमार्क फॉर, गोल्ड प्राइस को बेंचमार्क किस फंड के लिए यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है गोल्ड सेविंग फंड, दूसरा ऑप्शन है गिल्ट फंड, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड, क्योंकि गोल्ड सेविंग फंड में गोल्ड को ही बेंचमार्क माना जाए। गिल्ड फंड तो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड हो गया। गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड मतलब कि जो कंपनी गोल्ड माइनिंग कर रही हो सकती है, कुछ और भी करती हो, तो वो नहीं हो सकता, और ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड। गोल्ड सेविंग फंड या गोल्ड ईटीएफ बेस्ड फंड डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उनका परफॉर्मेंस गोल्ड प्राइस के साथ मूव करता है। एग्जाम्पल में समझते हैं, गोल्ड प्राइस अगर 10% बढ़ता है तो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड सेविंग फंड का रिटर्न भी अप्रॉक्स 10% के पास हो सकता है, इसलिए गोल्ड प्राइस ही उनका बेंचमार्क होता है। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड सेविंग फंड ही गोल्ड प्राइस का बेंचमार्क होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडेंडम, एडेंडम के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है एडेंडम मस्ट अकंपनी द स्कीम, ये ऑप्शन राइट है। दूसरा ऑप्शन है एडेंडम इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू, यानी ऊपर का दो ऑप्शन सही है, तो यानी तीसरा नंबर ही इसका राइट आंसर होगा। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एडेंडम एक ऑफिशियली अपडेट डॉक्यूमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट में टेम्पररी या इंटरिम चेंजेस बताता है। एडेंडम कब यूज होता है? जब किसी डॉक्यूमेंट में कोई चेंज या अपडेट आता है, जैसे फंड मैनेजर चेंज हो गया, एक्सपेंस रेशियो चेंज, एड्रेस चेंज, स्कीम डिटेल्स अपडेट हो गया, तब एडेंडम का यूज होता है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडेंडम स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है, ये किम के साथ एक कंपनी करता है, और ये इंटरिम अपडेट्स बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू, मतलब दोनों स्टेटमेंट ऊपर का 1 और 2 ट्रू है। आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज आर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, म्यूचुअल फंड में कौन सा ट्रांजेक्शन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है? पहला ऑप्शन है ट्रांसमिशन, तो ये नॉमिनी से रिलेटेड हो गया, ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दूसरा ऑप्शन है नॉमिनेशन, इसमें भी फाइनेंस का कोई लेना देना नहीं, तो ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तीसरा ऑप्शन है प्लेज, ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। चौथा ऑप्शन है स्विच, तो इसमें परचेज भी होता है, रिडम्पशन भी होता है, तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया, तो ये नहीं है। तो अब ऑप्शन में देखना कि डी किसमें नहीं है, तो 2 नंबर जो आंसर है उसमें डी नहीं है, यानी यही इसका राइट आंसर है, ट्रांसमिशन, नॉमिनेशन और प्लेज। ट्रांसमिशन क्या हो गया? एक इन्वेस्टर की डेथ होने पर यूनिट, लीगल हेयर या नॉमिनी को ट्रांसफर करना, इसमें पैसा इन्वेस्ट या रिडीम नहीं होता। नॉमिनेशन क्या हो गया? इन्वेस्टर किसी पर्सन को नॉमिनी डिक्लेयर करता है ताकि फ्यूचर में यूनिट उसको ट्रांसफर हो सके, इसमें भी मनी मूवमेंट नहीं होता, तो ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। प्लेज क्या हो गया? म्यूचुअल फंड यूनिट्स को लोन के अगेंस्ट कोलेटरल के रूप में रखना, यूनिट सेम रहता है, सिर्फ सिक्योरिटी के रूप में मार्क हो जाती है। और स्विच क्या हो गया? स्विच एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन होता है और फिर परचेस होता है, फंड ए से रिडीम होता है और फंड बी में इन्वेस्ट होता है।
विच ऑफ दिस आर कंसिडर एज इंस्टीट्यूशनल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर? इनमें से कौन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ग्रुप में आते हैं? पहला ऑप्शन नॉन रेसिडेंट इंडियंस, तो ये इंडिविजुअल हो गए। दूसरा ऑप्शन है हिंदू अनडिविडेंड फैमिली, ये भी इंडिविजुअल में आ गए, इंस्टीट्यूशनल में नहीं आए। तीसरा ऑप्शन है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो इसमें तो नाम में ही इंडिविजुअल है, तो ये इंडिविजुअल हो गए। चौथा ऑप्शन है कंपनीज, तो इंस्टीट्यूशनल ग्रुप कंपनीज ये एक ही होगा, तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर कंपनीज। कंपनीज को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहते हैं। कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इन्वेस्ट करती है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन कौन होते हैं? एनआरआई, एचयूएफ, एचएनआई, रिटेल इन्वेस्टर, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटीज होते हैं, जैसे कंपनीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड। For a value fund, the minimum investment in equity and equity-related instrument is 50% of the total assets. State whether true or false. वैल्यू फंड में मिनिमम इक्विटी इन्वेस्टमेंट 50% होता है, क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि वैल्यू फंड में जो इक्विटी होता है वो 65% होता है। वैल्यू फंड को मिनिमम 65% एसेट, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है। वैल्यू फंड क्या करता है? वैल्यू फंड अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, ऐसे स्टॉक जो अपनी रियल वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहे होते हैं। फंड मैनेजर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में जब मार्केट एक्चुअल वैल्यू रिकॉग्नाइज करेगा तो प्राइस बढ़ेगा, इसे ही वैल्यू फंड कहते हैं। Mr. Amit wants to invest in a mutual fund scheme. He has to give the request for purchase specifying the Mr. Amit म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। परचेस रिक्वेस्ट देते वक्त उन्हें क्या स्पेसिफाई करना होता है? पहला ऑप्शन है यूनिट्स ही वांट्स, दूसरा ऑप्शन है अमाउंट्स ही वांट्स टू इन्वेस्ट, तो तीसरा ऑप्शन है लॉट्स ही वांट्स। तो जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं एज ए इन्वेस्टर, अगर हम लोग सोचेंगे तो इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं? पहले यूनिट्स तो नहीं सोचते हैं, लॉट्स तो नहीं सोचते, यही सोचते हैं कितना अमाउंट से स्टार्ट करिए, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें। तो इसका राइट आंसर है अमाउंट ही वांट्स टू इन्वेस्ट। म्यूचुअल फंड में परचेस रिक्वेस्ट अमाउंट के बेसिस पर होती है, यूनिट के बेसिस पर नहीं, क्योंकि यूनिट्स एनएवी के अकॉर्डिंग अलॉट होती है। जैसे एग्जांपल, अगर अमित इन्वेस्ट करे 10,000 और एनएवी हो 20 रुपए, तो यूनिट्स कितने मिलेंगे? 10,000 डिवाइड कर देंगे 20 से तो 500 यूनिट्स मिलेंगे। इन्वेस्टर को पहले से पता नहीं होता एनएवी क्या होगा, इसलिए इन्वेस्टर अमाउंट स्पेसिफाई करता है, यूनिट्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। Which of the following is true for unclaimed dividend in mutual fund scheme? म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर डिविडेंड डिक्लेयर रह जाता है तो उस सिचुएशन में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है एसेट मैनेजमेंट कंपनी is expected to make a continuous effort to remind the investor to claim their dues. दूसरा ऑप्शन है the responsibility for ensuring that the dues are claimed lies with the distributor in a dividend plan. तीसरा ऑप्शन है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट द ड्यूज आर क्लेम्ड लाइज सोली विद द इन्वेस्टर। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू मेक ए कंटिन्यूअस एफर्ट टू रिमाइंड द इन्वेस्टर टू क्लेम देयर ड्यूज। एएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टर को रिमाइंड करे कि उनका डिविडेंड पेंडिंग है। एएमसी इन्वेस्टर को लेटर या कम्युनिकेशन भेजकर इन्फॉर्म करती है। एएमसी को इन्वेस्टर को रिमाइंड भेजना चाहिए, अनक्लेम्ड डिविडेंड का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट में अनक्लेम्ड अमाउंट डिस्क्लोज करना चाहिए, ये सारे कुछ एएमसी को करना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट में क्या मेंशन होता है? कितना अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट है और कितने इन्वेस्टर ने क्लेम नहीं किया, यही दोनों चीज एनुअल रिपोर्ट में मेंशन होता है। When a mutual fund distributor impanels with an AMC, he has to sign a declaration for dash. जब कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर किसी एएमसी के साथ इम्पैनल होता है तो उसे किस चीज का डिक्लेरेशन साइन करना होता है? पहला ऑप्शन है डिक्लेयरिंग द रिबेट्स गिवन बैक टू द इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन है इंश्योरिंग दैट ऑल एम्प्लॉयज हु आर सेलिंग म्यूचुअल फंड विल हैव मोर देन 1 AR इन कोड, तीसरा ऑप्शन है गारंटी ऑफ एडिंग ए मिनिमम ऑफ 25 इन्वेस्टर्स एवरी मंथ, चौथा ऑप्शन है कमिटमेंट टू अवॉइड बाय स्टैट्यूटरी कोड्स गाइडलाइंस एंड सर्कुलर। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर वाला कमिटमेंट टू अवॉइड बाय स्टैट्यूटरी कोड्स गाइडलाइंस एंड सर्कुलर। जब डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ इम्पैनल होता है
तो उसे डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है कि वो सेबी रूल्स फॉलो करेगा, वो एम्फी गाइडलाइंस फॉलो करेगा, वो रेगुलेटरी सर्कुलर और इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। तो इसका राइट आंसर है कमिटमेंट टू अबाइड बाय स्टैट्यूटरी कोड गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स। एन एडेंडम हैज टू बी इशूड फॉर चेंजेस इन एडेंडम किस डॉक्यूमेंट में चेंज होने पर इशू किया जाता है? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है हाफ ईयरली रिजल्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, एसआईडी सीड। अगर सीड में कोई चेंजेस होता है तो एएमसी को एडेंडम इशू करना पड़ता है, एएमसी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सीड। विच ऑफ दिस फंड विल जनरली हैव ए हायर फंड मैनेजमेंट कॉस्ट? कौन सा फंड जनरली सबसे ज्यादा फंड मैनेजमेंट कॉस्ट चार्ज करता है? पहला ऑप्शन है डेट फंड, दूसरा ऑप्शन है पैसिव इक्विटी फंड, तीसरा ऑप्शन है एक्टिव इक्विटी फंड और चौथा ऑप्शन इक्विटी इंडेक्स फंड। तो तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे तो एक्टिव इक्विटी फंड, मतलब इस फंड को मैनेज करने के लिए फंड को ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है, जिसके कारण इसका मैनेजमेंट कॉस्ट हाई होता है। तो इसका राइट आंसर है एक्टिव इक्विटी फंड। एक्टिव इक्विटी फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, कंपनीज का रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, स्टॉक बाय और सेल करना, पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना। इस वजह से जो रिसर्च कॉस्ट होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कॉस्ट सब ज्यादा होता है, इसलिए एक्टिव इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो जनरली ज्यादा होता है। Which of these information is not contained in the scheme information document SID? SID में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, तीसरा ऑप्शन है रिस्क फैक्टर ऑफ द स्कीम, चौथा ऑप्शन है पोर्टफोलियो फीचर्स। तो इसका राइट आंसर है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक या बॉन्ड्स है, ये इंफॉर्मेशन सीड में नहीं होती, ये इंफॉर्मेशन मिलती है फंड फैक्ट सीट में, क्योंकि पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए उसे सीड में फिक्स नहीं किया जाता और सीड इशू होता है एवरी 6 मंथ। दैट्स वाई उसको सीड में नहीं डाला जाता, उसको फंड फैक्ट सीट में, फंड फैक्ट सीट मंथली बेसिस पर इशू किया जाता है। बट ये कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं, ये वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया जाता है। Identify the false statement with respect to benchmark for mutual fund scheme. म्यूचुअल फंड बेंचमार्क के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला ऑप्शन ए मल्टी कैप फंड कैन हैव ए निफ्टी 500 इंडेक्स एट इट्स बेंचमार्क, दूसरा ऑप्शन है ए मल्टी कैप फंड कैन हैव ए बीएसई सेंसेक्स एट इट्स बेंचमार्क। तो only A is false, only B is false, both A and B are false and none of the above। तो इसका राइट आंसर only B is false। आइए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। निफ्टी 500 मतलब लार्ज कैप भी है, उसमें मिड कैप भी है और स्मॉल कैप स्टॉक भी है। मल्टी कैप फंड इन्वेस्ट करता है किसमें? लार्ज कैप में भी करता है, मिड कैप में भी करता है, स्मॉल कैप में भी करता है, इसलिए निफ्टी 500 एक परफेक्ट बेंचमार्क है मल्टी कैप फंड के लिए, इसलिए स्टेटमेंट ए सही है। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा फॉल्स है। अब दूसरा ऑप्शन है बीएसई सेंसेक्स में सिर्फ 30 लार्ज कैप कंपनीज होती है, सिर्फ लार्ज कैप एक्सपोजर मिड स्मॉल कैप कवर नहीं करता, लेकिन मल्टी कैप फंड में लार्ज भी होता है, मिड भी होता है, स्मॉल कैप होते हैं, इसलिए सेंसेक्स मल्टी कैप के लिए सुटेबल बेंचमार्क नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट बी जो है वो गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ओनली बी इज फॉल्स। Diversified equity funds are less risky compared to thematic funds in term of desk risk। पहला ऑप्शन है ड्यूरेशन, दूसरा ऑप्शन है साइज, तीसरा ऑप्शन है कंसंट्रेशन, चौथा ऑप्शन है स्टाइल। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो होता है वो थीमेटिक फंड के कंपैरिजन में किस टाइप के रिस्क कम रिस्की होते हैं, किस टाइप के रिस्क में कम रिस्की होते हैं। तो इसका राइट आंसर है कंसंट्रेशन। थीमेटिक फंड क्या हो गया, ये सिर्फ एक ही थीम या सेक्टर पर फोकस करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, आईटी, इसलिए इसका इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेटेड होता है। और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो होता है ये अलग अलग सेक्टर, बैंकिंग, आईटी, एफएमजीसी, फार्मा में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसका रिस्क स्प्रेड हो जाता है, डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो मतलब थीमेटिक फंड में कंसंट्रेशन रिस्क ज्यादा होता है और डाइवर्सिफाइड फंड में कंसंट्रेशन रिस्क कम होता है। तो इसका राइट आंसर है कंसंट्रेशन। When does the market price of closed-end mutual fund scheme coverage with the NAV price? क्लोज-एंडेड म्यूचुअल फंड का मार्केट प्राइस कब एनएवी के बराबर होता है? पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग द न्यू फंड ऑफर, दूसरा ऑप्शन है बिफोर द न्यू फंड ऑफर,
तीसरा ऑप्शन है टुवर्ड्स मैच्योरिटी, चौथा ऑप्शन है इट नेवर कवरेजेस। तो इसका राइट आंसर है टुवर्ड्स मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आते ही प्राइस और एनएवी मिल जाते हैं। जब फंड मैच्योरिटी के पास आता है, इन्वेस्टर को पता होता है कि मैच्योरिटी पर एनएवी के हिसाब से पैसा मिलेगा। मार्केट प्राइस धीरे धीरे एनएवी के पास आने लगता है, डिफरेंस कम हो जाता है। इंड में मार्केट प्राइस इक्वल हो जाता है एनएवी के। जैसे कि एनएवी 100 रुपीज और मार्केट प्राइस 90 रुपीज है। जैसे ही मैच्योरिटी पास आएगी तो वो मार्केट प्राइस 90 से 95 हो जाएगा, फिर 98, और जो उसका एनएवी 100 के इक्वल हो जाएगा जैसे मैच्योरिटी आएगा। तो फाइनली इक्वल हो जाता है दोनों मैच्योरिटी के टाइम पे। The net asset value of a segregated portfolio has to be declared on segregated portfolio का एनएवी कितनी फ्रीक्वेंसी पर डिक्लेयर किया जाता है? पहला ऑप्शन है डेली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट, दूसरा ऑप्शन है वीकली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट, तीसरा ऑप्शन है मंथली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट, और चौथा ऑप्शन है एनएवी नीड टू बी डिक्लेयर्ड। तो इसका राइट आंसर है डेली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है? जब डेट फंड में क्रेडिट इवेंट होता है, जैसे कंपनी डिफॉल्ट कर जाए, तो उसे रिस्की एसेट को अलग कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का एनएवी डेली बेसिस पर डिक्लेयर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है डेली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट। Dash is not included in the fundamental attributes of a mutual fund scheme. म्यूचुअल फंड के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती? पहला ऑप्शन है एग्जिट लोड, दूसरा ऑप्शन है लिक्विडिटी प्रोविजन सच एज लिस्टिंग, रीपर्चेस, रिडक्शन, तीसरा ऑप्शन है एग्रीगेटेड फीस एंड एक्सपेंस चार्ज टू द स्कीम, चौथा ऑप्शन है एनी सेफ्टी नेट और गारंटी प्रोवाइडेड। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड्स। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये वो कोर फीचर्स होते हैं जो स्कीम को डिफाइन करते हैं। सेबी के अकॉर्डिंग फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में आता क्या क्या है? स्कीम के टाइप, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, लिक्विडिटी मतलब कि रिडक्शन और लिस्टिंग, फीस एंड एक्सपेंसेस, सेफ्टी नेट एंड गारंटी। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में नहीं आते हैं। What is the purpose of credit enhancement in case of securitized transaction? सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन में क्रेडिट इनहेंसमेंट का पर्पस क्या होता है? पहला ऑप्शन है पेमेंट ऑफ हायर कूपन, दूसरा ऑप्शन है जनरेटिंग कैपिटल गेन, तीसरा ऑप्शन है हायर क्रेडिट वर्थनेस। तो इसका राइट आंसर है हायर क्रेडिट वर्थनेस। क्रेडिट इनहेंसमेंट क्या होता है? जब लोन या एसेट्स को सिक्योरिटाइज किया जाता है, मतलब बंडल बनाकर इन्वेस्टर को दिया जाता है, तो उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ मेथड यूज किए जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट इनहेंसमेंट। इसका मेन पर्पस होता है रिस्क कम करना, डिफॉल्ट का रिस्क रिड्यूस करना, रेटिंग इंप्रूव करना, मतलब इन्वेस्टमेंट को ज्यादा सेफ और रिलायबल बनाना। अगर किसी लोन पूल की रेटिंग है BBB, तो क्रेडिट इनहेंसमेंट के बाद वो ए हो सकता है या फिर AA में कन्वर्ट हो सकता है। इससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है हायर क्रेडिट वर्थनेस। When is the scheme information document updated? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंटली कब अपडेट होता है? पहला ऑप्शन है एवरी ईयर, दूसरा ऑप्शन है एवरी मंथ, तीसरा ऑप्शन है एवरी 2 ईयर, चौथा ऑप्शन है एवरी 6 मंथ। तो इसका राइट आंसर है एवरी 6 मंथ। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को हर 6 महीने यानी कि हाफ ईयरली अपडेट करना होता है, सितंबर एंड तक या फिर मार्च एंड तक, मतलब साल में 2 बार, ईयरली 2 बार अपडेट किया जाता है। विच ऑफ दिस इज ए पैसिव फंड? इनमें से कौन सा फंड पैसिव फंड है? पहला ऑप्शन है गोल्ड सेक्टर फंड, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, चौथा ऑप्शन है गिल्ड फंड। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है ETF, वो पैसिव फंड होता है। तो इसमें ETF कौन सा? गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ETF। तो इसका राइट आंसर है ओनली सी। पैसिव फंड क्या होता है? इंडेक्स को कॉपी करता है पैसिव फंड। फंड मैनेजर एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन नहीं करता, रिटर्न बेंचमार्क के इक्वल रहता है, जैसे कि निफ्टी इंडेक्स हो गया, ETF हो गया। गोल्ड ETF डायरेक्टली गोल्ड प्राइस को ट्रैक करता है, ये इंडेक्स को फॉलो करता है, इसलिए ये पैसिव फंड होता है।